हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छी होंगे, बेहतर हूँ। कैटो साइंस प्रोग्राम में सभी शेयर होने का तहे दिल से स्वागत। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है ऑप्टिक्स। दोस्तों, ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स का मतलब यानी हम इसको हिंदी में क्या बोल देते हैं? प्रकाश की। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो प्रकाश की क्या होता है, पहले तो हमारे क्वेश्चन माइंड में क्या आएगा कि प्रकाश की क्या आएगा दोस्तों, कि प्रकाश की क्या है, कि दृष्टि यानी प्रकाश के व्यवहार एवं प्रकाश के द्रव्य के साथ अवनयन क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन प्रकाश की कहलाती है। यानी जो दृष्टि होती है, दृष्टि देखने की, वो, और प्रकाश का व्यवहार दृष्टि और प्रकाश के व्यवहार एवं प्रकाश के द्रव्य यानी दृष्टि तथा प्रकाश का व्यवहार एवं द्रव्य के साथ अवनयन क्रिया जो हम वैज्ञानिक तरीके से हम अध्ययन करते हैं, यानी वैज्ञानिक दृष्टि से या वैज्ञानिक तरीके से जो अध्ययन करते हैं उसे ऑप्टिक्स बोलते हैं। दोस्तों, क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। अब हमारे क्वेश्चन यह आएगा कि प्रकाश क्या है। क्या आएगा दोस्तों? प्रकाश क्या है ऑप्टिक्स में? क्या यानी प्रकाश, लाइट। अब दोस्तों ये देखना, जो वस्तु हम देखते हैं तो वो किसके कारण देखते हैं? इसकी एक कंडीशन होती है। जिस प्रकार से 400 ये तरंग दैर्घ्य लेमड़ा इसको बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। इसका मान कितना, लगभग कितना, 400 से 700 नैनोमीटर इस प्रयास में होता है। क्या होता है दोस्तों इस प्रयास में? आपको पता है कि जो प्रकाश संचरण होता है, प्रकाश का संचरण होता है, वो कौन से माध्यम में, किस प्रकार होता है? वो विद्युत चुंबकीय संचरण होता है। यानी प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होने वाली ऊर्जा है। यानी प्रकाश क्या है? के रूप में संचरण होने वाली एनर्जी है दोस्तों। क्या? एनर्जी। हम ये भी बोलते हैं प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या है दोस्तों? एनर्जी। उसकी तरंग दैर्घ्य, यानी इस तरंग दैर्घ्य के रूप के प्रकाश में जो प्रकाश होता है वो हमारी दृश्य आंखों कैसे ले, मानव नेत्र में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक छोटे से परिसर की तरंग प्रति सुराई होती है। इसी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से संबंधित विकिरण यानी तरंग दैर्घ्य इतने नैनोमीटर के बीच होती है। जो हमारी नेत्र होती है, हमारी आंख, जो एक क्वेश्चन ये जीके पे का भी आता है कि इंसान का कौन सा उम्र बढ़ता नहीं बढ़ता है। यानी ये जो जन्म से जितनी मोटी यानी जो साइज होती है आँख की, वो कभी नहीं बढ़ती। तो ये नेत्र की साइज कभी नहीं बढ़ती। तो क्या ये जो नेत्र होता है दोस्तों, नेत्र आई आँख, इसमें जो वो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब का यानी चित्र बनता है हमारा, वो दोस्तों कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि हमारी आंख में जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। और इस रेटिना को ही हम क्या बोल देते हैं? दृष्टिपटल। क्या बोल देते हैं दोस्तों? दृष्टिपटल। तो अब
क्या हो गई, हम प्रकाश के बारे में क्या लिख सकते हैं कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय संचरण के रूप में एक ऊर्जा है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या लिखेंगे कि ये मानव नेत्र की सुग्राही जो तरंग के रूप में संचरित होती है उसकी तब वो क्या जो हमारी आँख उसके संवेदनशील होती है, तो उसकी जो नेत्र पे प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना पे बनता है और हमें उसको प्रकाश बोलते हैं। और इस जो कि इसकी तरंग दैर्घ्य 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में होती है, उसे प्रकाश कहते हैं। यानी इतनी बात आपको लिख देनी है दोस्तों, साफ साफ अपने शब्दों में। अब जहां यहां नैनोमीटर है ना दोस्तों, यानी नैनोमीटर, यानी नैनो का मान तो 10⁹ और मीटर। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है नैनोमीटर यानी कितने मीटर होते हैं, 10⁹ मीटर, ये भी हो सकता है। अब जो तरंग दैर्घ्य होती है, तरंग दैर्घ्य यानी लैम्बडा, ये क्या है, एक लंबाई है। क्या लंबाई, क्या दोस्तों लंबाई, तो लंबाई है तो इसका मात्रक भी क्या है, मीटर हो गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तरंग दैर्घ्य का मात्रक कौन सा, मीटर होता है ना दोस्तों, एक प्रकार की लंबाई है। अब जो हमारे अगला क्वेश्चन क्या उठेगा दोस्तों, हम कैसे देख पाते हैं, यानी हम कैसे देख पाते हैं दोस्तों, देख पाते हैं। अब क्या क्वेश्चन ये है कि हम कैसे देख पाते हैं, क्योंकि मान लो कोई वस्तु है, हमने जो वीडियो बनाया परावर्तन का उसमें हमने समझा भी था, जो कि ये तो क्या होगा, इसको तो बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पटल या पृष्ठ या तल, ये बोल रहे हैं। और ये आपतित किरण, ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण, ये कोण I, ये कोण R और ये अभिलंब, अभिलंब दोस्तों। अब मान लो आपको ये पूछ ले कि परावर्तन कौन किसे कहते हैं, यानी आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतन कोण, तब तो क्या लिखोगे, आपतन यानी आपतित किरण और अभिलंब यानी आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के मध्य का कोण क्या है, परावर्तन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण R, परावर्तन कोण। ठीक है दोस्तों, हमने ये भी आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, ये भी पढ़ लिया। और ये तीनों एक बिंदु, इसको क्या बोलते हैं, यानी यहाँ ये एकल बिंदु पर, यानी एक ही बिंदु पर केंद्र, अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण। और इसमें क्या अपरिवर्तित होता है, आपको होता है कि प्रकाश की तीव्रता, यानी परावर्तन प्रकाश की तीव्रता, यानी लैम्बडा इक्वल टू न्यू अपॉन सी, ऐसे नहीं दोस्तों, सी अपॉन न्यू, ये हमने पढ़ा। ये अपरिवर्तित तो ये भी अपरिवर्तित, यानी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य परिवर्तित नहीं होती, वेग परिवर्तित नहीं होता और तीव्रता परिवर्तित हो जाती, ये हमने पढ़ लिया था। अब जो भी वस्तु प्रकाश को परावर्तित करेगी उसके बाद में जो प्रकाश रियलाइज होएगा उसको क्या, इसमें सबसे पहले क्या परावर्तन होना जरूरी है। अब क्या रंग की बात करेंगे, किसकी दोस्तों, रंग की। जैसे मान लो कोई भी वस्तु, उसका रंग कैसे निर्धारित करेंगे, मान लो कोई भी वस्तु निर्धारित करेंगे तो उसका कलर किस पे निर्भर करेगा, यानी किसी वस्तु पर जो परावर्तित प्रकाश आएगा, उस आपतित प्रकाश, उसके बाद में परावर्तन होगा तब वो किस पे निर्भर करेगा, परावर्तन पे, यानी किसी वस्तु का रंग किस पे, फिजिक्स में किस पे निर्भर, परावर्तन पे। आपको एग्जाम में ये पूछे कि किसी वस्तु का रंग किस पे निर्भर करता है, तो प्रकाश के परावर्तन पे, कि जो प्रकाश ऑब्जर्व करे वो उत्सर्जित करेगा। उसके बाद में जिस प्रकार से हम प्रिज्म पढ़ते हैं, प्रिज्म पढ़ते हैं, उसमें भी उसमें अलग क्रिया होती है,
उसमें प्रकाश किरण डालते हैं, वो 7 स्पेक्ट्रों में बेंजाली पिनहाला में विभक्त हो जाती है दोस्तों। क्या होती है? विभक्त हो जाती है। उसी प्रकार से हम इसमें क्या परावर्तन पे निर्भर करेंगे। अब कलर कितने होते हैं? जो प्राथमिक कलर, अब मान लो एक क्वेश्चन ये आता है कि मान लो प्रकाश को प्रकाश में मिलाने पर क्या बनता है, क्या होता है? प्रकाश को प्रकाश में यानी गहरा सारा प्रकाश की जाए एक रूम में बहुत सारा, तब वो अंधकार हो जाता है। यानी कहने का रंगों को मिलाने पर, अब ये RGB, यानी R का मतलब रेड, G का मतलब ग्रीन, B का मतलब ब्लू। यानी हिंदी में क्या लिखेंगे? इसको लाल, इसको हरा, इसको क्या लिखेंगे? ब्लू, नीला, क्या लिखे? नीला। इन रंगों की सहायता से क्या बनाए थे अलग रंग बनाए जा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी यानी प्राथमिक रंग दोस्तों, इसको बोलते हैं प्राथमिक। इन रंगों के अलावा जो भी कलर होते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी कलर। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कलर बोल देंगे। इनके अलावा जो भी कलर होते हैं सेकेंडरी कलर, उसे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कलर बोल देते हैं, या इसे गोणा बोलते हैं। गोणा, हिंदी में गोणा बोल देते हैं, गोणा या द्वितीय कलर का अर्थ रंग हो जाता दोस्तों। क्या हो जाता? रंग। अब देखना किस हिसाब से, अब जो हम प्राथमिक रंगों से के मिश्रण से जो रंग बनाते हैं वो किस वर्ण त्रिभुज पे निर्भर करते हैं। मान लो ये है, आपने ये वर्ण त्रिभुज है, इसको या लाल लिखा, या हरा लिखा, या नीला लिखा दोस्तों। अब मान लो ये, ठीक है दोस्तों, ये क्या? वर्ण त्रिभुज, इसका नाम है वर्ण त्रिभुज। यानी प्राथमिक कलर के मिश्रण से जो रंग बनते हैं वर्ण प्रिज्म बोल देते हैं। यानी या पीला आएगा दोस्तों, पीला, या सयान, या मैगजेंटा, ये कलर बनते हैं दोस्तों। अब क्या, या जो सभी कलर मिलेंगे तीनों, तो ये सफेद नहीं सफेद हो जाएगा। अब क्या, इसको कैसे ध्यान में रखा? यानी लाल हरा, तब तो पीला कलर बन जाएगा, और लाल नीला बनेगा तो मैग्नेस कलर में, हरा और नीला मिलाओगे तो सयान कलर बनेगा। क्या बनेगा? ये कलर प्राप्त होगा। यानी प्राथमिक कलरों रंगों के मिश्रण से प्राप्त रंग वर्ण त्रिभुज पर निर्भर करते हैं दोस्तों। वर्ण त्रिभुज पे निर्भर करते हैं। आपको इसको ध्यान में, लाल हरा नीला, ये तो प्राथमिक हो गए। फिर आपको क्या ध्यान में रखना, मान लो लाल और हरा को मिला पीला बन गया, हरा और नीले का बन गया सयान बन गया, और लाल और नीले का बना ये बन गया, और तीनों को मिला दिया तो सफेद का रंग, यानी कोई रंग नहीं देगा, यानी सफ़ेद रंग। अब IAS के इंटरव्यू में क्या पूछा गया? IAS के इंटरव्यू में वो पूछा गया कि ऐसा आप किस प्रकार का आकाश बनाना चाहते हो, है ना? तो उसका आंसर था कि हम किस प्रकार का, जो कि सभी कलर आ जाए, वो क्या? सफ़ेद। यानी सफ़ेद कोई रंग नहीं होता दोस्तों, सफ़ेद कोई रंग नहीं होता दोस्तों। अब क्या पढ़ेंगे इसके बाद में?
प्रदीप्त प्रकाश, अप्रदीप्त प्रकाश और पारदर्शित। एक तो प्रदीप्त, प्रदीप्त, एक होता है अप्रदीप्त, अप्रदीप्त। अप्रदीप्त और एक होता है पारदर्शी, पारदर्शी। ठीक है दोस्तों, ये तीनों चीज है। प्रदीप्त यानी जो प्रकाश उत्पन्न करें, जो वस्तु या निकाय, निकाय प्रकाश, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे, जैसे सूर्य, चंद्रमा, चंद्रमा है ना, और बल्ब मान लो, मोमबत्ती मान लो, मोमबत्ती के अंदर से तो आता है प्रकाश। अब प्रकाश, अब जो मान लो प्रकाश दूर से चमकते हो, है ना, वह वस्तु जो प्रकाश से चमकती है, वह वस्तु जो प्रकाश से चमकती है। पारदर्शिकता, पारदर्शी क्या है, जिसके आर पार देखा जा सकता है, जैसे शीशा, शीशा। ये था क्या, प्रदीप्त, अप्रदीप्त और पारदर्शी वस्तु, आपको पता है। आप मान लो केमिस्ट्री में इसको पढ़ोगे तो शीशा क्या है, शीशा क्या है, क्वेश्चन ये आता है, तो वह क्या है, शीशा अति अति यानी शीशे में बहने का गुण पाया, अति शीघ्र द्रव है, अति शीघ्र द्रव है, यानी अक्रिस्टलीय शीशा, इसकी कोई आकृति नहीं होती। अब प्रकाश की स्पीड जानेंगे दोस्तों। प्रकाश की स्पीड क्या लिखें, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट। इसका मतलब क्या, प्रकाश, प्रकाश की चाल या गति। ठीक है दोस्तों, प्रकाश की चाल या गति। अब क्या हमको ये पता है कि प्रकाश माध्यम पे निर्भर होता है, प्रकाश माध्यम पर निर्भर नहीं होता है। प्रकाश माध्यम पर निर्भर नहीं होता। प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, अनुपृष्ठ, अनुपृष्ठीय प्रकृति। और जबकि ध्वनि की प्रकृति क्या होती है, ध्वनि, ध्वनि अनुदैर्घ्य प्रकृति, अनुदैर्घ्य प्रकृति, ये ध्वनि की है ना। ध्वनि की प्रकृति अनुदैर्घ्य प्रकृति होती है दोस्तों, और इसकी ये हो गई। अब क्या हम जानते हैं कि प्रकाश निर्वात और पारदर्शी माध्यम में गति का संचरण कर सकते हैं, लेकिन प्रकाश को विभिन्न चाल भिन्न होती है, जो कि चाल निर्वात में सार्वधिक होती है। आपको हमको पता है जो प्रकाश होता है वो अलग अलग माध्यम में माध्यम का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण प्रकाश की गति कम हो जाती है। ये तो नोट लिख लो, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, अधिकतम होती है दोस्तों। अब क्या ये देखेंगे प्रकाश की चाल निर्भर किस पे करती है दोस्तों। क्या देखेंगे कि प्रकाश की चाल निर्भर किस पे करती है, यानी C/μ इक्वल टू C तो प्रकाश का वेग हो गया, म्यू माध्यम हो गया, यानी लाइट ऑफ स्पीड यानी प्रकाश की चाल। ठीक है दोस्तों, प्रकाश की चाल। अब क्या म्यू है अपवर्तनांक, अब क्या हर माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है,
हर माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है दोस्तों, अलग अलग होता है। अब पता है कि वायु है, वायु इसका अपवर्तनांक अलग होगा। पानी है, उसका अपवर्तनांक अलग होगा, यानी पानी का 1.33 ऐसे चलेगा। अब मान लो हीरा है, हीरा इसका अपवर्तनांक 0.2 यानी पॉइंट समथिंग कुछ होगा दोस्तों, है ना। अपवर्तनांक का कोई वो नहीं होता, मात्रक नहीं होता है ना दोस्तों, क्या नहीं होता, मात्रक नहीं होता है। अब इसके पानी में कितनी स्पीड होगी वो लिखा देते हैं दोस्तों। जैसे पानी में कितनी होती है, निर्वात में तो कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल इसको तो 2.99 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका लगभग मान लेते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, क्या ये लेते हैं। अब पानी में कितनी होती है दोस्तों, वो देखना 2.5 या पॉइंट है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और इसके बाद में क्या है दोस्तों, कांच है, इसमें 2 गुना 0.00 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, कहते प्रति सेकेंड होती है। हम जानते हैं कि सूर्य और पृथ्वी जो प्रकाश आता है, ये लिख लेना ये डाटा, जो सूर्य और पृथ्वी, मान लो ये सूर्य है, क्या सूर्य है दोस्तों, सूर्य। अब सूरज भगवान, ये पृथ्वी है, ये क्या पृथ्वी है। अब जैसे सुबह सुबह उगा यानी उदय होता है, तब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो प्रकाश आता है उसकी स्पीड कितनी होती है, आने में कितना वक्त लगता है, 8 मिनट और 20 सेकेंड लग जाते हैं, 20 सेकेंड इतना उसको वक्त लगता है। यानी सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश द्वारा लिया गया समय लगभग कितना होता है, 8 मिनट और 20 सेकेंड होता है दोस्तों। कितना होता है, 8 मिनट 20 सेकेंड। अब क्या है, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1 मिनट 28 सेकेंड लगते हैं। जबकि रात हो जाती है, रात की बात करेंगे, रात की मान लो ये चंद्रमा है, यहाँ से या पृथ्वी पर आ रही, तो परावर्तित प्रकाश के लिए कितने मिनट लगते हैं, 1 मिनट और 28 सेकेंड लग जाती है दोस्तों, 1 मिनट और 28 सेकेंड लगती है। जैसे जब प्रकाश तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो प्रकाश की जो लैम्बडा वेवलेंथ होती है तरंग दैर्घ्य, वो बदल जाती है दोस्तों। जो प्रकाश की चाल बदलने का कारण है, प्रकाश की आवृत्ति प्रकाश स्रोत पर निर्भर करती है और माध्यम पर उसी रूप में बदलती है। यानी ये तो लिख लेना दोस्तों, ऐसे लिख लेना चंद्रमा बना के, ये क्या डायग्राम हमारे दिमाग में बहुत जल्दी कैच होता है। अब क्या है कि जो प्रकाश आता है, आपको पता है कि प्रकाश की घटनाएं पढ़ेंगे, तो उसमें जो प्रकाश आता है अलग अलग माध्यम में प्रकाश की वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य बदलती है। उसके कारण क्या प्रकाश की चाल बदलती है। चाल बदलने के कारण दोस्तों क्या होते हैं, हाँ चाल बदलने का कारण है, यानी प्रकाश की आवृत्ति प्रकाश के स्रोत पर निर्भर करती है और माध्यम बदलने पर उस रूप में बदल जाती है। यानी माध्यम बदलेगा तो प्रकाश की आवृत्ति बदलेगी। अब इसके बाद में पढ़ेंगे हम अगले डबल नेचुरल ऑफ लाइट, डबल नेचुरल ऑफ लाइट
यानी डबल नेचुरल ऑफ द लाइट, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, प्रकाश की दोहरी प्रकृति, प्रकाश की दोहरी प्रकृति। अब क्या सीधा सीधा समझे, प्रकाश क्या एक तो कणीय रूप में और एक तरंग के रूप में संचरण कर सकता है। अब क्या दोनों के रूप में संचरण करने के कारण प्रकाश को क्या द्वैत प्रकृति, यानी इसकी प्रकृति क्या होगी, प्रकाश की द्वैत प्रकृति। अब क्वेश्चन ये आ जाए द्वैत प्रकृति है ना, क्वेश्चन ये आ जाए द्वैत प्रकृति है तो ए बी सी और डी यानी ध्वनि प्रकाश और अलग अलग ऑप्शन देगा तो उसमें प्रकाश आएगा दोस्तों। अब क्या ये तो हमने पढ़ लिया कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति क्यों है, ये भी जानेंगे। आपको पता है कि प्रकाश कणीय और कण के रूप में भी संचरण कर सकता है और प्रकाश तरंग के रूप में भी संचरण कर सकता है। क्या कण के रूप में भी संचरण कर सकता है दोस्तों। प्रकाश के विभिन्न गुणों एवं व्यवहार के अध्ययन से यह पाया जाता है कि प्रकाश कभी कणों के रूप यानी कणों की भांति व्यवहार करता है तो कभी तरंग की भांति यानी प्रकाश क्या करता है कि कभी तो कण के रूप में कार्य करता है, कभी क्या करता है तरंग के रूप में संचरण होता है। किसके? तरंग के रूप में। तो उसको क्या बोलते हैं, इसके अध्ययन जो हम गहन अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि प्रकाश की दो प्रकृति होती है। इसलिए प्रकाश को क्या बोलते हैं, प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है। क्या होता है दोस्तों? द्वैत प्रकृति का होता है। अब ये बात हमको ये क्यों मान लिया द्वैत प्रकृति का क्यों होता है, वो वैज्ञानिकों ने पहला सिद्धांत किया प्रकाश का यानी कणिका सिद्धांत। इससे संबंधित पहला प्रकाश का कणिका सिद्धांत ये दिया। क्या दिया दोस्तों? कणिका सिद्धांत। यानी 1937 में वैज्ञानिक डेक्रांत यानी 1937 में वैज्ञानिक डेक्रांत ने उन्होंने व्याख्या की, यानी इसके से संबंध इसकी व्याख्या की। इसके बाद न्यूटन ने और विकसित किया, यानी इन्होंने तो इसकी व्याख्या की, प्रकाश का कणीय व्याख्या की। जबकि न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, न्यूटन ने इसके बारे में अध्ययन यानी समझाया और विकसित भी समझाया और विकसित भी किया, आगे विकसित भी किया इसको, यानी इसके बारे में, यानी इसका उपयोग क्या है क्या नहीं। एक तो कोई व्याख्या ही कर जाए, एक समझाया भी जाए तो उसका क्या। इसलिए क्या प्रकाश का कणिकावाद सिद्धांत का श्रेय किसको देते हैं? न्यूटन को देते हैं। हम क्या लिखेंगे कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत का श्रेय प्राय न्यूटन को ही दिया जाते हैं। यानी यहाँ लिखो प्रकाश का कणिका सिद्धांत यानी प्रकाश का कणिका सिद्धांत प्राय न्यूटन को ही दिया जाता है दोस्तों। कणिकावाद जो सिद्धांत है किसको देता है? न्यूटन को। अब क्या है, हमने इसके बाद में दूसरा आता है तरंग से संबंधित प्रकाश तरंग गति सिद्धांत। दूसरा क्या पढ़ेंगे? प्रकाश तरंग गति सिद्धांत। प्रकाश तरंग गति सिद्धांत दोस्तों ये कब आता है? ये 1978 में सन में आता है। ये कौन था? हाइगेन वैज्ञानिक था। इन्होंने प्रकाश के सिद्धांत को प्रस्तुत किया
इन्हें व्याख्या तो किसकी कर दी, व्याख्या तो किसकी समझाई, व्याख्या व्याख्या ऐसे लिख लेना शॉर्ट में डायरेक्ट कि परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या कर सके। असफलता कहाँ पाई, असफलता कैसे मिली, क्योंकि इन्होंने परावर्तन और अपवर्तन के बारे में तो व्याख्या कर दी दोस्तों, यानी प्रकाश का विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाए। यानी प्रकाश का विद्युत प्रभाव, प्रकाश का विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन सिद्धांत को नहीं समझा पाए। किसको नहीं समझे, प्रकाश के विद्युत प्रभाव जो सौर ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त होती है, हम पढ़ेंगे उसके मॉडल हिस्ट्री में। जो कुछ हम प्रकाश डालते हैं उसके देहली आवर्ती कुछ कंडीशन होती है, वो पर्याप्त एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कर देता है, जिसके कारण ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसके बारे में, है ना। तो वो ये समझा नहीं पाया दोस्तों, इसलिए ये असफल हो गया। उसमें वो कॉम्पटन सिद्धांत भी नहीं समझा पाया, ये नहीं समझा पाया तो वो असफल हो गया। तो फिर दूसरा वैज्ञानिक आया। अब दूसरे वैज्ञानिक की बात करेंगे। उस वैज्ञानिक का नाम भी देखेंगे, देखो कि प्रकाश का कॉम्पटन सिद्धांत, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। दोस्तों क्या प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, ये क्या, ये क्वांटम सिद्धांत किसने बताया, ये बताया 1905 में। आपको देखना साइंस वालों के वो दिक्कत होती है कि बंगाल विभाजन कब हुआ। जैसे क्या ये कोई भी वस्तु है वो बंडल्स के रूप में यानी ऊर्जा टुकड़ों के रूप में जाती है, जैसे टुकड़ों के रूप में यानी विभाजन के रूप में जाती है ना। यानी बंगाल का विभाजन भी, बंगाल का विभाजन 1905 में होता है, 1905 में होता है। उसी समय आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक, आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने, यानी उसी समय आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने 1905 में ही क्या किया कि ऊर्जा के क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया। यानी क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया, सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया और कहा कि जो प्रकाश ऊर्जा है, जो प्रकाश ऊर्जा है वो छोटे छोटे बंडल्स के रूप में जाती है, उसे बोलते हैं क्वांटा। यानी प्रकाश ऊर्जा छोटे छोटे बंडल्स के रूप में संचरण करती है, यानी आगे बढ़ती है, उसे बोलते हैं क्वांटा। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्वांटा। क्या बोल देंगे, क्वांटा। अब क्या इन बंडल्स क्वांटा कहते हैं, यानी प्रकाश ऊर्जा बंडल्स जिन्हें क्वांटा कहते हैं के रूप में होती है। प्रकाश इन बंडल्स, ये बंडल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, फोटोन होते हैं, या बंडल्स होते हैं ना, बंडल्स इन बोलते हैं फोटोन। बंडल्स को क्या होता है, फोटोन। अब क्या आपको ये भी पूछता है कि आइंस्टीन का वो यानी ऊर्जा सिद्धांत बताइए। एक तो होता है mc स्क्वायर, होता है E बराबर h न्यू। यह तरंग से संबंधित है, ये किसी द्रव्यमान से संबंधित है, ये ऊर्जा द्रव्यमान संबंधित है ना। इसमें जो नाभिकीय में पढ़े उसमें अब क्या ऊर्जा के दो रूप में बदल देंगे, है ना। तो ये क्या है, ये फोटोन में ये सूत्र तो यहाँ काम में आएगा। क्यों, द्रव्यमान, फोटोन का द्रव्यमान होते हैं एच प्लैंक ने तक न्यू आवृत्ति हो जाती है, तो ये सूत्र तो यहाँ लगाना। वो सूत्र कहाँ, जो हम नाभिक पढ़ेंगे, नाभिक की ऊर्जा निकालेंगे, वहाँ पर काम लेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की ऊर्जा निकालेंगे, उसका द्रव्यमान निकालेंगे, तब काम मिलेंगे। अब क्या
हाँ इस अब क्या जो आइंस्टीन था वो क्या प्रकाश की द्वैत प्रकृति को समझा सका दोस्तों, तब आइंस्टीन को आज दुनिया मानती है। अब क्या ये दो समीकरण हमको पता है। अब तो ये तो तरंगों से संबंधित, तो आइंस्टीन का तरंग से संबंधित, तो ये भी ऊर्जा एच न्यू और एम सी स्क्वायर। अब इसमें क्या निकालेंगे वो देखना। अब पता है एच न्यू यानी एच न्यू अपॉन एम सी स्क्वायर निकालिए, यानी प्रकाश का वेग ऐसे निकाल सकते हैं, यानी न्यू आवृत्ति एम द्रव्यमान, यानी जो कण होगा उसका द्रव्यमान होगा। अब मान लो न्यू बराबर क्या लिखते हैं हम, सी अपॉन लेम्डा, तो लिखो एच न्यू सी अपॉन एम अपॉन लेम्डा और सी स्क्वायर से एक सी कैंसिल, तो ये क्या हो गया एच अपॉन एम लेम्डा अपॉन सी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से संवेग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, संवेग को एम वी। ठीक है दोस्तों, निकालो। हाँ एच अपॉन लेमडा एम अपॉन सी, ये क्या होगा संवेग, तो ये एच अपॉन लेमडा ये होगा संवेग क्योंकि द्रव्यमान इंटू वेग क्या यहाँ है प्रकाश का वेग। अब क्वेश्चन ये आ जाएगा कि संवेग, एक तो संवेग वो दूसरा वाला होता है, एक संवेग ये भी होता है, तो प्रकाश से संबंधित जो दोनों समीकरण, तो एच अपॉन लेमडा इक्वल टू संवेग ये भी सही है। अगर ऑप्शन में ये आता है तो ये तो क्या है गणितीय रूप में है, और ये डायरेक्ट है संवेग, यानी P इक्वल टू एम वी, या हम V की जगह C लेते हैं। ये तरंगों से संबंधित है, वो अलग है। तो हमको क्या संवेग निकाले तरंगों से संबंधित, तो लेमड़ा दी होगी, उसमें प्लांक नियतांक का के मान में भाग दे देंगे। उसका मान क्या होता है 6.22 इंटू 10⁻23 अवगाद्रो संख्या, है ना, अवगाद्रो संख्या प्लांक नियतांक होता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपको जो भी दिक्कत हो उसका समाधान जरूर मिलेगा। वक्त लग सकता है जनाब, लेकिन हार नहीं मान सकते, है ना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।